नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। निवेशक सम्मेलन को लेकर दिल्ली में सीएम धामी का रोड शो। जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड के साथ 15,000 करोड़ का एमओयू। अल्मोड़ा में होगा 1500 मेगावाट के 2 पंप स्टोरेज का विकास। पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे की तैयारियां तेज। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया लोहाघाट स्थित मायावती आश्रम का निरीक्षण, व्यवस्थाओं का लिया जायजा। बिहार में जातिगत जनगणना से उठी राजनीतिक चर्चा। उत्तराखंड भी पहुंची। चुनावों से लेकर संगठन तक में पार्टियां साधती रही हैं समीकरण। कांग्रेस ने एम्स में हुई 600 भर्तियों पर उठाए सवाल। स्वास्थ्य मंत्री पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। कहा ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को दिया टेंडर, जांच की मांग। दून अस्पताल में डॉक्टर्स की बड़ी लापरवाही। परिजनों का अस्पताल पर आरोप। गलत इंजेक्शन लगाने से मरीज की हुई मौत। मामले में जांच जारी। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। दिल्ली में उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के रोड शो के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड के साथ 15,000 करोड़ का एमओयू साइन किया गया। एमओयू के तहत अल्मोड़ा में 1500 मेगावाट के 2 पंप स्टोरेज का विकास किया जाएगा। इस योजना से एक बड़ी आबादी को पेयजल की आपूर्ति और कृषि के लिए सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी। इसके साथ ही इस योजना से 1000 लोगों को रोजगार का अवसर भी मिलेगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में पंप स्टोरेज प्लांट, सीमेंट, स्पोर्ट और ट्रेनिंग सेंटर, पेयजल कुमाऊं के मंदिरों का पुनरुद्धार और सौंदर्यीकरण के क्षेत्र में सहयोग की अपेक्षा की। पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे की तैयारियां तेज हो गई है। यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने लोहाघाट पहुंचकर पीएम मोदी के प्रस्तावित दौरे से पहले अद्वैत आश्रम मायावती का निरीक्षण किया। गणेश जोशी ने कहा कि मायावती आश्रम न सिर्फ प्राकृतिक रूप से सुंदर है, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर है। गणेश जोशी ने उम्मीद जताई है कि प्रधानमंत्री मोदी यहाँ आएंगे तो निश्चित ही उन्हें यहाँ से एक अलग ऊर्जा मिलेगी। बता दें कि पीएम मोदी 11 और 12 अक्टूबर को पिथौरागढ़ दौरे पर रहेंगे। नरेंद्र मोदी जी, जिनका उत्तराखंड से विशेष लगाव है, जिनको 11-12 का प्रस्तावित दौरा है, उत्तराखंड आ रहे हैं। आदि कैलाश भी जाएंगे, मायावती आश्रम में भी आएंगे। उनकी तैयारियों और उसके बाद पिथौरागढ़ में उनकी बड़ी जनसभा होने जा रही है। सरकार की दृष्टि से मुझे जिम्मेदारी दी है और मैं व्यक्तिगत रूप से हर जगह जाकर उन तैयारियों का जायजा ले रहा हूँ। आज आश्रम में आकर मैंने देखा कि आश्रम की अप्रोच रूट, क्योंकि आश्रम तो अच्छी स्थिति में है, लेकिन उसकी अप्रोच रोड कैसी है, कि आने जाने की सुविधा है कि नहीं, इन सब चीजों को निरीक्षण मैंने यहाँ पर किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने राज्य सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने ऋषिकेश स्थित एम्स में कई अनियमितताओं समेत नियम विरुद्ध 600 नियुक्तियों का आरोप राज्य के स्वास्थ्य मंत्री पर लगाया है। करण माहरा ने कहा कि बीजेपी के मंत्रियों ने ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को टेंडर दिए हैं। करण माहरा ने इस भर्तियों में निष्पक्ष जांच की मांग की है। देखिए, मुख्य विषय था एम्स अस्पताल की अनियमितताएं। पूर्व में भी हड्डी और कंकाल खरीद पर बड़ा घोटाला हुआ, मशीन खरीद पर घोटाला हुआ, सीबीआई जांच बैठी। लेकिन 600 लोगों की जो नियुक्तियां वहाँ नर्सिंग में हुई, नर्सिंग काउंसिल ऑफ उत्तराखंड में उनका पंजीयन होना आवश्यक था, जो नहीं किया गया। राजस्थान से ही 600 लोगों की नियुक्तियां कर दी गई। मेरा आरोप है कि उन नियुक्तियों की जाँच होनी चाहिए। नेताजी की भी जाँच होनी चाहिए कि वो राजस्थान के प्रभारी थे और उस प्रभारी के तौर पर कार्य करते हुए कौन ऐसे लोगों से उनकी मुलाकात हुई जिससे एक ही स्टेट के इतने सारे लोग उत्तराखंड में नौकरियों में आ गए और उत्तराखंड के जो नौजवान नवयुवतियां नर्सिंग करे हुए ट्रेन लोग थे, उनके अधिकारियों का हनन हुआ। बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े जारी होने के बाद पूरे देश में इन दिनों जातीय जनगणना को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है। लेकिन उत्तराखंड में सियासी दल जातीय जनगणना को लेकर क्या कुछ राय रखते हैं और उत्तराखंड में क्या कुछ आंकड़े जातीय समीकरण को लेकर चुनाव के समय अहम फैक्टर के रूप में देखे जाते हैं, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े सामने आने के बाद पूरे देश में अब इस बात की चर्चाएं जोरों पर है कि क्या वास्तव में जाति के आधार पर आंकड़े जारी होने चाहिए या फिर नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सीधे तौर से जातीय जनगणना के पक्ष में नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं पूरी बीजेपी जातीय जनगणना के विरोध में खड़ी नजर आ रही है।
लेकिन बात अगर उत्तराखंड की करें तो प्रदेश में भले ही जातीय जनगणना को लेकर कोई सुगबुगाहट ना हो, लेकिन चुनाव के समय जातीय और क्षेत्रीय समीकरण काफी अहम माने जाते हैं। यही नहीं, सभी राजनीतिक दल सामंजस्य बैठाने के लिए जातीय और क्षेत्रीय समीकरण के तहत ही अहम पदों पर नेताओं की जिम्मेदारी भी सौंपते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें तो सीएम धामी मौजूदा समय में कुमाऊं से आते हैं, जो कि ठाकुर हैं। इसीलिए बीजेपी के द्वारा गढ़वाल से आने वाले ब्राह्मण चेहरे महेंद्र भट्ट को प्रदेश संगठन की कमान सौंपी गई है। वहीं जब कुमाऊं से हरीश रावत प्रदेश में मुख्यमंत्री की कमान संभाल रहे थे, तो कांग्रेस के द्वारा ब्राह्मण चेहरे के रूप में गढ़वाल से किशोर उपाध्याय को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। यही नहीं, कैबिनेट की बात हो या फिर बीजेपी कांग्रेस में संगठन कार्यकारिणी का विस्तार हो, दोनों ही दल क्षेत्रीय और जातीय समीकरण के तहत ही नेताओं को जिम्मेदारी देते आए हैं। लेकिन जब बात आती है जनगणना की, तो बीजेपी का कहना है कि ये संदेश ठीक नहीं है। देखिए, कुल मिलाकर के ये एक संदेश ठीक नहीं है, और जिस तरह से जो ये हो रहा है और इस प्रकार से जो है एक ये अंकुश लगना चाहिए इसमें। और एक कांग्रेस पार्टी का तो खैर अपना ही हिसाब किताब है, उन्होंने जाति के आधार पर राजनीति की है, किंतु भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी की सबका साथ सबका विकास को लेकर के साथ चलती है, इसलिए सबको महत्व देती है। किसी भी जाति से क्यों न हो, परंतु सबका एक सम्मान होता है, परंतु इस आधार पे नहीं होना चाहिए जो हो रहा है। जातीय जनगणना को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि जातीय जनगणना न्याय उचित मांग है। कांग्रेस पार्टी तो पूरे देश में जातीय जनगणना के पक्ष में है। जब हम तो पूरे देश की मांग करें, केवल उत्तराखंड क्यों, पूरे देश की, क्योंकि ये पूरे देश के लिए पॉलिसीज तो सेंटर भी बनाएगी, और पॉलिसीज ऐसी जो पीछे रह गए हैं, पिछड़ गए हैं, जो दौड़ में बराबर नहीं आ पा रहे, उनको हम कैसे आगे तक लाएं, उसके लिए जब पॉलिसीज तभी बन पाएंगी जब सही आंकड़े हमारे पास होंगे। उत्तराखंड में वोटरों के लिहाज से CSDS लोक नीति के द्वारा एक सर्वे कुछ समय पहले करवाया गया था, जिसके मुताबिक उत्तराखंड में करीब ब्राह्मण 12% वोटर्स हैं, ठाकुर वोटर्स 33%, अन्य सवर्ण 7%, अन्य पिछड़ा वर्ग से 7% वोटर्स हैं, दलित वोटर्स 19%, मुस्लिम वोटर्स 14%, अन्य वोटर्स 8% हैं। कुल मिलाकर देखें तो जातीय जनगणना को लेकर सियासत लोकसभा चुनाव को लेकर ज्यादा हो रही है। ऐसे में देखना होगा कि इसका नफा नुकसान किसे आगामी चुनाव में होता है। कांग्रेस मुख्यालय में सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की मौजूदगी में 1 दर्जन से अधिक अन्य पार्टियों के नेताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ली। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि सभी साथियों के कांग्रेस पार्टी में आने से आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी को इसका लाभ मिलेगा। देखिए, छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष अशोक गुप्ता जी, जो 1974 में DAV कॉलेज के अध्यक्ष रहे, उन्होंने आज ज्वाइन किया है और उससे हमारे को काफ़ी साहस मिला है। बसपा और बीजेपी छोड़ के कई साथियों ने आज कांग्रेस ज्वाइन की है, जिसमें कुछ प्रधान हैं, कुछ पूर्व प्रधान हैं। तो ये हमारे लिए उत्साह बढ़ाने वाला है, जिस समय हम एक बहुत कठिन लड़ाई को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनके कुशासन के खिलाफ लड़ रहे हैं। उत्तराखंड का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल फिर एक बार चर्चाओं में है। अस्पताल पर लापरवाही के चलते एक मरीज की जान लेने का आरोप लगा है। मरीज के परिजनों के हंगामे के बाद इस मामले में जांच बैठा दी गई है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट से समझिए। दून अस्पताल की बड़ी लापरवाही, इलाज करने में अस्पताल की हीला हवाली, एक लापरवाही ने ली मरीज की जान, परिजन परेशान, लोग हलकान। ये दर्द, ये चीख, ये आंसू उस माँ के हैं जिसने अपनी बेटी को खो दिया। जिस उम्मीद से परिवार अपनी बेटी का इलाज करवाने के लिए उत्तराखंड के सबसे बड़े अस्पताल यानी दून अस्पताल लेकर आया, उसी अस्पताल ने परिवार की बेटी की जान ले ली। दरअसल जौनसार क्षेत्र में रहने वाली 18 साल की निशा की अचानक तबीयत बिगड़ी तो उसे विकास नगर के अस्पताल में एडमिट करवाया गया, लेकिन वहां से रेफर किया, जिसके बाद परिजन उसे दून अस्पताल कल देर रात लेकर पहुंचे। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में काम करने वाले स्टाफ और डॉक्टर्स की लापरवाही के कारण उनकी बेटी की मौत हुई है, क्योंकि जो इंजेक्शन किसी दूसरे मरीज को लगाना चाहिए था वो लापरवाही के कारण निशा को लगा दिया गया, जिसके कुछ मिनट बाद ही उसकी मौत हो गई।
बेटी के साथ में अन्याय बहुत अन्याय कर दिया। हमारे बेटी के साथ बहुत अन्याय कर दिया। उसके साथ चल के आई अपने पैर से चल के आई और यह जो है उसको गलत इंजेक्शन दे दिया उसको। आपकी बेटी की मौत का दोषी कौन है? अब दोषी डॉक्टर लोग है, ये दोषी है। जो एक सीखने वाला जो यहाँ पे जो डॉक्टर रहते हैं, महिलाएं जो हैं, नर्स जो हैं, उनके माध्यम से यहाँ पे 3 शीशियाँ तोड़ी जाती है, पता नहीं किस चीज़ की, दवाई की, और इंजेक्शन में भर के जो पेशेंट वहाँ पे जो वो था सीरियस, जिसका जो जहर खा रखा था, उसको वो इंजेक्शन शायद लगना था, पर उन्होंने वो इंजेक्शन जो है यहाँ पे लगा दिया, जो एक नॉर्मल बुखार था जिनको। तो उस इंजेक्शन लगाने के बाद सिर्फ वो लड़की 5 या 10 मिनट के अंदर जो है वो खत्म, डेथ हो जाती है। दून अस्पताल में लापरवाही के कारण मरीज की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया और मामले में कार्रवाई की मांग की। इस पूरे मामले में अस्पताल चिकित्सा अधीक्षक अनुराग अग्रवाल का कहना है कि इंक्वायरी के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है, जो 2 दिन में इंक्वायरी की रिपोर्ट अस्पताल प्रशासन को देगी। हाँ देखिए, ये मामला मेरे संज्ञान में भी आया कि निशा नाम की एक 18 साल की लड़की जो काफ़ी तेज बुखार, पेट में दर्द और मुंह से खून आने की शिकायत को लेकर रात लगभग 11:15 बजे इमरजेंसी में भर्ती की गई थी, जहाँ पर हमारे मेडिसिन के डॉक्टर ने उसको देखा और कुछ दवाइयाँ दी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सर्वाइव नहीं कर पाई। अब ऐसे में घर वालों का जो इस तरह का इल्ज़ाम है कि शायद कुछ दवाइयाँ दूसरे मरीज को दी जाने वाली इधर दी गई हैं, तो उस तरह का तो कुछ हमारी शुरू की इंक्वायरी में नहीं पाया गया है। लेकिन फिर भी हमने एक अपने डिप्टी एमएस डॉक्टर डोभाल और बाकी डॉक्टर्स के निर्देशन में एक कमेटी गठित करी है, जो 2 दिन के अंदर इस चीज़ की हमें पूरी इंक्वायरी कर आख्या देगी। अस्पताल की लापरवाही के कारण मरीज की मौत पर विपक्ष ने भी सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने निशाना साधा है। जौनसार से कोई लड़की आई और दून अस्पताल में देखरेख की कमी या अटेंडेंस उसको ठीक से नहीं किया गया, उसकी मृत्यु हो गई। 17-18 साल की लड़की है, तो तमाम चीजों में सरकार फेल है, कानून व्यवस्था फेल है। सियासी पार्टियों का काम है सियासत करना, लेकिन जब मुद्दा इस तरह गंभीर हो तो यकीनन राजनीतिक दलों को सियासत से परे सिस्टम को ठीक करने पर ज्यादा विचार करने की जरूरत है। बहरहाल जिस तरह से दून अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसके कारण एक परिवार ने अपनी जवान बेटी को खो दिया, वाकई में अस्पताल पर बड़े सवाल खड़े होते हैं। लेकिन फिलहाल जांच रिपोर्ट का इंतजार करना होगा और देखना होगा कि अस्पताल किस तरह से कार्रवाई करता है। ज्वालापुर विधानसभा क्षेत्र के खेड़ी शिकोपुर ग्राम पंचायत में बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा मंडल प्रवास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी ओबीसी मोर्चा राकेश गिरी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सबका साथ सबका विकास के तहत काम कर रही है। आगामी लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वाली सरकार दोबारा से बनने जा रही है। आज ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चे के पदाधिकारियों के द्वारा ओबीसी समाज में अपना एक जन जागरण कार्यक्रम था, जिस कारण हम लोग ओबीसी समाज में जाकर के अपने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजना को बता रहे हैं। देहरादून के बसंत विहार क्षेत्र में महिला के साथ हुई लूट की घटना का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा करते हुए एक शातिर गैंगस्टर को गिरफ्तार किया है। साथ ही लूटी गई लाखों रुपए की ज्वेलरी और नकदी भी बरामद की है। आरोपी एक शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके खिलाफ जनपद के अलग अलग थानों में गैंगस्टर सहित लूट, चोरी और अन्य अपराधों के कई मुकदमे दर्ज हैं। साथ ही आरोपी कुछ दिन पहले ही जेल से छूटकर बाहर आया था। देखिए 3 तारीख की देर रात्रि में मोहित नगर बसंत विहार क्षेत्र में नम्रता जी रहती है, वहाँ पर वो उनके घर में एक बदमाश घुस गया था और बदमाश जो अज्ञात द्वारा उनको चाकू दिखाकर डरा धमकाकर सोने की चेन और 50,000 रुपए अन्य ज्वेलरी लेके चला गया था। उसमें बहुत सारे लोग हमें पिन पॉइंट और एक हुलिये के आधार पर इसमें अंकुर ठाकुर करके जो पूर्व में भी 7 मुकदमे उस पर दर्ज है, उसको आइडेंटिफाई किया गया टीम द्वारा संदिग्धता के आधार पर, और जब कल देर रात्रि उसको गिरफ्तार किया गया तो उसे पूछताछ में सारी घटना को भी कबूला। पूरे जो समझ ज्वेलरी 7.5 लाख के करीब की थी वो बरामद हो चुकी है। देहरादून में पुलिस ने नशे के तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एसएसपी अजय सिंह के निर्देश पर नशा तस्कर गैंगस्टर कपिल देव की 50 लाख की संपत्ति सील की गई। आरोपी पर गैंगस्टर एक्ट के साथ साथ मारपीट, लूट, चोरी और मादक पदार्थों की तस्करी के कई मुकदमे जनपद के अलग अलग थानों में पंजीकृत हैं। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि गैंगस्टर के आरोपियों द्वारा अर्जित की गई अवैध संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई के लिए अभियान चलाया जा रहा है।
ये कपिल देव पर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज था, चूंकि वो पूर्व में भी एनडीपीएस अन्य मारपीट, बलवे और 307 जैसे उसके गंभीर आरोप थे और उस पर गैंगस्टर एक्ट के मुकदमा दर्ज था। इसमें 14(1) के तहत इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, जिसके आधार पर जो मेन अभियुक्त था गैंग का लीडर कपिल देव, जो रायपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला था, इसकी अवैध संपत्ति करीब 50 लाख का एक फ्लैट जो पता चला था कि अवैध ये मादक पदार्थों की तस्करी के अलावा और जो अन्य घटनाएं करके इसने अर्जित की अवैध संपत्ति, इस पर जिलाधिकारी महोदय के यहाँ ये केस चल रहा था। कुछ पुलिस द्वारा इसमें बहुत ज्यादा पैरवी करने के बाद जो पैरवी की गई उसके आधार पर इसकी संपत्ति को अवैध पाते हुए इसको कुर्की का आदेश हुए थे। चूंकि उस संपत्ति को सील किया जाना था, कल देर रात्रि पुलिस टीम और जो राजस्व की टीम द्वारा उस पूरी संपत्ति को सील कर दिया। उत्तराखंड सरकार ने नई आबकारी नीति 2023 से 24 में शराब के शौकीनों के व्यक्तिगत उपयोग के लिए घर में बार खोलने का लाइसेंस देने का प्रावधान किया है, जिसके तहत राजधानी देहरादून से एक व्यक्ति ने ऑनलाइन आवेदन किया था, जिसका लाइसेंस जारी कर दिया गया है। इस संबंध में जिला आबकारी अधिकारी राजीव सिंह चौहान ने बताया कि आबकारी नीति के अनुसार प्रक्रिया पूरी कर व्यक्तिगत उपयोग के लिए पहला लाइसेंस जारी किया गया है। लाइसेंस धारक से नीति के अनुसार बार लाइसेंस के लिए हर साल 12,000 रुपए फीस देनी होगी। उत्तराखंड सरकार द्वारा जो 19 वर्ष 2023-24 के लिए आबकारी नीति घोषित की गई है, उसमें आपके पर्सनल कंजम्पशन के लिए घरों में भी जो बार की सुविधा देने का प्रावधान किया गया है। इसमें नियम ये है कि जो भी व्यक्ति ये लाइसेंस लेना चाहता है उसको अपने पिछले 5 सालों का इनकम टैक्स रिटर्न प्रस्तुत करना होगा। वो रिटर्न प्रस्तुत करने के बाद कुछ फॉर्मेलिटीज़ और हैं, उनको पूरा करने के बाद एक लाइसेंस जिलाधिकारी महोदय द्वारा जारी किया जाएगा, जिसमें 12,000 रुपये साल की फ़ीस है और फिर एक निश्चित मात्रा शराब की वो अपने घर में व्यक्तिगत उपयोग के लिए रख सकेंगे। गदरपुर के दिनेशपुर में संकल्प सप्ताह के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पोषण मेले का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिला बाल विकास विभाग अधिकारी उदय प्रताप सिंह ने कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को यहां पोषण युक्त सामग्री और जानकारी दी जा रही है, ताकि उनके अंदर पोषण की कमी ना हो सके। देखिए, महिला एवं बाल विकास इसको जो है हमारा आकांक्षी जनपद के रूप में उधमसिंह नगर है। इसके अलावा भारत सरकार ने जो है आकांक्षी ब्लॉकों का भी लक्ष्य किया है, जिसमें हमारा गदरपुर ब्लॉक आकांक्षी ब्लॉक के रूप में जो है चयनित हुआ है। ये मेन मोटो यह है कि जैसे कि हमारा ब्लॉक जो है आकांक्षी ब्लॉक घोषित किया गया है, जिसके अंतर्गत हमें काफ़ी प्रयास करने हैं एस्पिरेशनल होने के लिए। एस्पिरेशनल है भी और अभी हमें काफ़ी काम करना है, तो इसके लिए हमें ये करना है कि हमारा आज इसका थीम है कि हम अपने क्षेत्र में सभी लोगों को बाल विकास से संबंधित सभी सेवाओं की जानकारी दे पाएं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। निवेशक सम्मेलन को लेकर दिल्ली में सीएम धामी का रोड शो। JSW एनर्जी लिमिटेड के साथ 15,000 करोड़ का MOU। अल्मोड़ा में होगा 1500 मेगावाट के 2 पंप स्टोरेज का विकास। पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे की तैयारियां तेज। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया लोहाघाट स्थित मायावती आश्रम का निरीक्षण, व्यवस्थाओं का लिया जायजा। बिहार में जातिगत जनगणना से उठी राजनीतिक चर्चा। उत्तराखंड भी पहुंची। चुनावों से लेकर संगठन तक में पार्टियां साधती रही हैं समीकरण। कांग्रेस ने एम्स में हुई 600 भर्तियों पर उठाए सवाल। स्वास्थ्य मंत्री पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप, कहा ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को दिया टेंडर, जांच की मांग। दून अस्पताल में डॉक्टर्स की बड़ी लापरवाही, परिजनों का अस्पताल पर आरोप। गलत इंजेक्शन लगाने से मरीज की हुई मौत, मामले में जांच जारी।